नमस्कार दोस्तों, आज हम कक्षा 12वीं के रासायनिक विज्ञान का छठा अध्याय तत्वों के निष्कर्षण के सिद्धांत एवं प्रक्रम शुरू करने जा रहे हैं। शुरू करने से पहले आइए देखते हैं कि आज की इस वीडियो में हम कौन कौन सी चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं। इस वीडियो में सबसे पहले हम पाठ का परिचय पढ़ेंगे, उसके बाद हम धातु की उपलब्धता के बारे में पढ़ेंगे और आखिरी में हम अयस्कों का सांद्रण पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं पाठ के परिचय से। धातु कर्म में हम अयस्कों के बारे में पढ़ते हैं और सांद्रिक अयस्क से तत्वों के पृथक्करण के बारे में पढ़ते हैं। इस पाठ का एक दूसरा नाम धातु कर्म भी है, तो अगर मैं आगे जाके इस पाठ को धातु कर्म के नाम से संबोधित करूं तो आपको इसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इस पाठ में हम धातु कर्म से जुड़े ऊष्मगतिकीय तथा विद्युत रासायनिक सिद्धांतों के बारे में पढ़ेंगे। अब बात करते हैं धातु की उपलब्धता के बारे में। धातु ऑक्साइड और सल्फाइड के रूप में भूपर्पट्टी में मौजूद है। कुछ तत्व जैसे सोना, उत्कृष्ट गैस मुक्त अवस्था में पाई जाती हैं, जबकि अन्य तत्व संयुक्त अवस्था में मिलते हैं। आप स्क्रीन पर एक टेबल देख सकते हैं और आपको वहां दिख रहा होगा कि जितने भी अयस्क हैं वो सारे ऑक्साइड और सल्फाइड के रूप में हैं। आप इस टेबल को अपनी कॉपी में बना लीजिए और स्क्रीन पर जो बातें लिखी हुई हैं उन्हें भी अपनी कॉपी में लिख लीजिए। अब बात करते हैं अयस्कों के सांद्रण की। अवांछित पदार्थों का अयस्कों से निष्कासन का प्रक्रम अयस्क सांद्रण कहलाता है। यहाँ पर अवांछित पदार्थों से मेरा मतलब है रेत, क्ले आदि। मृदा तथा अवांछित पदार्थों को अपअयस्क यानी कि गैंग कहते हैं। आप इन चीजों को अपनी कॉपी में लिख लीजिए। अब बात करते हैं सांद्रण के कुछ तरीकों की। पहला तरीका कहलाता है द्रवीय धावन। यह विधि अयस्क तथा गैंग कणों के आपेक्षिक घनत्वों के अंतर पर निर्भर करती है, अतः यह गुरुत्वीय पृथक्करण का एक प्रकार है। इसी प्रकार के एक प्रक्रम में चूर्णित अयस्क को ऊपर की ओर से बहती हुई जल की धारा से धोया जाता है, जिसके कारण हल्के गैंग के कण जल के साथ बहकर निकल जाते हैं और भारी अयस्क के कण शेष रह जाते हैं। तो यह होता है द्रवीय धावन। आप इस चित्र को अपनी कॉपी में बना लीजिए और जो मैंने आपको बताया है वो अपनी कॉपी में लिख लीजिए। अब बात करते हैं दूसरे तरीके की, जिसे कहते हैं चुंबकीय पृथक्करण। यह विधि अयस्क के घटकों में चुंबकीय गुणों की भिन्नता पर आधारित है। यदि अयस्क या गैंग में से कोई भी एक चुंबकीय क्षेत्र की ओर आकर्षित हो सकता है, तब इस प्रकार से पृथक्करण किया जाता है। आप देख सकते हैं एक चुंबकीय रोलर लगा हुआ है और ऊपर से हम अयस्क को नीचे गिरा रहे हैं। होता क्या है, जो भी चुंबकीय क्षेत्र की ओर आकर्षित हो सकता है वो रोलर के साथ चिपक कर पीछे की तरफ आ जाएगा और जो अचुंबकीय होगा वो आगे की तरफ आके गिर जाएगा। इस तरह से हम पृथक्करण कर सकते हैं। तो यह होता है चुंबकीय पृथक्करण। इसके बाद बात करते हैं फेन प्लवन विधि की। यह विधि सल्फाइड अयस्कों को गैंग से मुक्त करने के लिए प्रयुक्त होती है। इस विधि में चूर्णित अयस्क का पानी के साथ निलंबन बना लिया जाता है। इसमें संग्राही तथा फेन स्थायीकारी मिला देते हैं। संग्राही अयस्क कणों की अक्लेदनीयता को बढ़ा देते हैं तथा फेन स्थायीकारी फेन को स्थायित्व प्रदान करते हैं। इसके बाद हम घूर्णी क्षेपनी को घुमाते हैं। उसको घुमाने के कारण फेन बनता है, जिसमें अयस्क के कण एकत्र हो जाते हैं। फेन हल्का होता है, जिसे मतकर निकाल लिया जाता है। इससे अयस्क के कणों को अलग कर लिया जाता है। कभी कभी दो सल्फाइड अयस्कों का पृथक्करण करने के लिए अवनमनों का उपयोग करना पड़ता है। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि सोडियम साइनाइड एक अवनमन होता है। उसका इस्तेमाल करके हम दो सल्फाइड अयस्कों को अलग कर सकते हैं।
तो यह होती है फेन प्लवन विधि। अब बात करते हैं निशालन की। यदि अयस्क किसी उपयुक्त विलायक में विलय हो तो प्रायः निशालन का उपयोग किया जाता है। मैं आपको बॉक्साइट से एल्यूमिना का निशालन करके दिखाऊंगा। ये जो हमारा Al2O3 है, इसको हमने NaOH में मिलाया और साथ में कुछ पानी भी मिलाया। इससे जो हमें मिला उसे हम एल्यूमिनेट आयन कहते हैं। फिर हम क्या करते हैं, जो एल्यूमिनेट आयन होता है उसको CO2 से पास करवाते हैं, उससे हमारा बन जाता है Al2O3.XH2O। उसके बाद क्या होता है, हम इस हाइड्रेट को गर्म करते हैं 1470 केल्विन में और उसके बाद हमें शुद्ध Al2O3 प्राप्त हो जाता है। तो यह होता है बॉक्साइट का निशालन। इसके बाद बात करते हैं सांद्रित अयस्कों से अशोधित धातुओं का निष्कासन। यह 2 चरण में किया जाता है। सबसे पहले ऑक्साइड में परिवर्तन करने की प्रक्रिया होती है और जो दूसरी प्रक्रिया होती है वो होती है ऑक्साइड का धातु में अपचयन। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो ऑक्साइड में परिवर्तन करने की प्रक्रिया है वो बहुत ही प्रसिद्ध है और उसको समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि वह परीक्षा में आ सकती है। और वहीं पर ऑक्साइड का धातु में अपचयन बहुत ही आसान सी विधि होती है, इसमें हमें ज्यादा कुछ पढ़ना नहीं है। जो अपचयन है वो साधारण ढंग से किया जाता है। तो हम यहाँ पर बात करेंगे ऑक्साइड में परिवर्तन करने की विधि की। ऑक्साइड में जो परिवर्तन होता है वह 2 तरीके से किया जा सकता है। तो आइए एक एक करके उन दोनों तरीकों को जानते हैं। निस्तापन में गर्म करने की आवश्यकता होती है, जिससे वाष्पशील पदार्थ निष्कासित हो जाते हैं तथा धातु ऑक्साइड शेष रह जाते हैं। दूसरा जो तरीका होता है उसे कहते हैं भर्जन। भर्जन में अयस्क को वायु की नियमित आपूर्ति के साथ धातु के गलनांक से नीचे के तापमान पर एक भट्टी में गर्म किया जाता है। यह 2 तरीके हैं, निस्तापन और भर्जन। ये दोनों ही तरीके बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हैं परीक्षा के उद्देश्य से और आपको दोनों ही करके जाने हैं। अब हम इस वीडियो के अंत में आ गए हैं। आइए जानते हैं कि आज की इस वीडियो में हमने क्या सीखा। सबसे पहले हमने पाठ का परिचय पढ़ा, उसके बाद हमने धातु की उपलब्धता के बारे में जाना और आखिरी में हमने अयस्कों का सांद्रण पढ़ा। मैं उम्मीद करता हूं आपको मेरी पढ़ाई हुई सारी चीजें समझ आई होंगी और आपको यह सुझाव दूंगा कि आप ये सारी चीजें रासायनिक विज्ञान की NCERT से पढ़िएगा। अगली वीडियो में हम लोग धातुकर्मिकी के ऊष्मगतिकीय सिद्धांतों के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हम उनके कुछ अनुप्रयोग पढ़ेंगे। धन्यवाद दोस्तों।